ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में आपके लिए क्या है खास। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर, पूरी दुनिया को इंतजार था महाकुंभ का। कैसा होगा महाकुंभ, क्या होगा उसमें, कैसी तैयारियां हैं। तो महाकुंभ आज से शुरू हो गया और महाकुंभ में योगी की तैयारी पर रिपोर्ट कार्ड भी आ गया है। लोग क्या कह रहे हैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नहीं बल्कि अपने गृह जिले गोरखपुर में थे। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ देखिए जनता दरबार लगा रहे थे। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी सुन रहे थे, उनकी पीड़ा सुन रहे थे और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। खुद जनता दरबार में लोग पहुंचे थे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जरा प्रयागराज की तस्वीर देखिए जरा, विहंगम दृश्य था। एरियल व्यू में आपको दिखा रहा हूं, ऊपर से आकाश से आप देख रहे हैं। ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है, भक्तों का तांता लगा है। कुंभ नगरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा भक्त पहुंच गए। 1.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। उसके बाद देखिए पुष्प वर्षा हुई इन भक्तों और श्रद्धालुओं पर। बाकायदा हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई है। बाकायदा कई हेलीकॉप्टर लगाए गए थे और ये हेलीकॉप्टर संगम तट पर फूलों की बारिश कर रहे थे। गुलाब की पंखुड़ी की वर्षा आप देख रहे हैं। ये सारी पुष्प वर्षा, नीचे जो भक्त श्रद्धालु जो संगम में आए थे डुबकी लगाने, उन सब पर ये फूलों की बारिश हो रही है। देखिए जरा कितनी भीड़ पहुंची, कितने लोग पहुंचे। जितना अंदाजा था उससे ज्यादा 1 करोड़ 65 लाख बताया जा रहा है, इससे ज्यादा लोग पहुंच गए। 1 करोड़ 65 लाख महाकुंभ में पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ से आपको अंदाजा होगा कि ये अभी शुरुआत है। जो 45 करोड़ का दावा किया जा रहा है वो ऐसा ही नहीं है। और कल शाही स्नान है, बताया जा रहा है कल शाही स्नान पर 2 करोड़ लोग पहुंच सकते हैं, यानी आज से कहीं ज्यादा। और पहुंचने वाले लोग सिर्फ योगी की तारीफ कर रहे हैं, योगी के इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए। महाकुंभ में आस्था की पहली डुबकी लगी और पूरी दुनिया में शुरू हो गई योगी के काम और इंतजाम की चर्चा। आदेश से, उनकी दृष्टि से, उनका कमिटमेंट से और हमारे ऑनरेबल श्री योगी जी, इन दोनों की भक्ति की शक्ति से जो व्यवस्था यहाँ पे है कोई सोच नहीं सकता। दुनिया ने धर्म का इतना बड़ा आयोजन न पहले कभी देखा न कभी सुना, इसलिए हर कोई कह रहा है योगी ने अद्भुत और अकल्पनीय काम किया है। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। पूरे संसार के समागम जिसमें पूरे विश्व से और खुद भारतवर्ष से करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी आस्था का इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता। इसी कारण से इन लोगों की दुर्दशा हुई है जिसको लोग भुगत रहे हैं।
महाकुंभ में मेला से लेकर लोगों के आने जाने और साधु संतों के स्नान तक की पूरी व्यवस्था खुद सीएम योगी ने देखी। वो कई बार प्रयागराज गए और सुविधाओं को विश्व स्तर का आकार दिया। यही वजह है कि महाकुंभ में इंतजाम और उत्साह ऐसा है कि देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। पहले दिन ही 1.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंच गए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान भी पीछे छूट जाएगा। महाकुंभ आज दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार बन गया है और योगी सबसे बड़े ग्लोबल स्टार। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, मेले में स्वच्छता बहुत है, बहुत साफ सफाई की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। जब तक योगी और मोदी है देश के अंदर, हमारा देश झुकने का नहीं है किसी के सामने। योगी और मोदी भारत के अंदर शेर के बच्चे हैं और संत महात्माओं की जान है। उनको 100 में से 200 हमारी तरफ से 200 है। क्या बात है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं एकदम साफ सफाई से लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं सही है। साफ सफाई बहुत अच्छी, साफ सफाई की व्यवस्था की गई। लोगों के बीच में साफ सफाई भी दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है और उसके लिए धन्यवाद है सरकार को, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, अद्भुत कार्य किया है। आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर व्यवस्था है, हम लोग को थोड़ा भी तकलीफ नहीं हुआ। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर योगी लोग क्यों कर रहे हैं। 144 साल बाद ऐतिहासिक महाकुंभ की भव्य शुरुआत हुई है। पहले दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। आप देख रहे हैं श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, हेलीकॉप्टर ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। 44 घाटों पर शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने डुबकी लगा ली। देश के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे। पिछले कई महीनों से महाकुंभ की तैयारी चल रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की निगरानी में भी तैयारी हो रही थी। 1 महीने के अंदर यहां योगी ने 6 बार दौरा किया है। महाकुंभ की एक एक तैयारी पर सीएम ने रिपोर्ट ली है। करोड़ों की भीड़ को संभालना कोई आसान काम नहीं है। 45 दिन तक ऐसे ही हर दिन करोड़ों लोगों के आने की संभावना है। कल पहले शाही स्नान के मौके पर यह संख्या और बढ़ जाएगी। 70 लाख से ज्यादा सुरक्षा जवान इस वक्त ड्यूटी पर लगाए गए हैं। पुलिसकर्मी स्पीकर से भीड़ को मैनेज करने में जुटे। जगह जगह कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। संगम घाट पर प्रति घंटे 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। जो आगे आप घाट देख रहे हैं, 2 लाख लोग एक बार में स्नान करते हैं। 2019 के कुंभ में हर घंटे 50,000 लोग स्नान कर रहे थे। संगम त्रिवेणी पर 2 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया से विस्तार किया गया और इस एरिया में घाट पर त्रिकोण बना है। इस वजह से तीनों तरफ से अब लोग डुबकी लगा पा रहे हैं। 85 दिनों तक लगातार 3 शिफ्टों में यह काम होगा। सुबह 5 बजे महाकुंभ 2025 के शुरू होने का उद्घोष हुआ आज। उस वक्त संगम तट पर लाखों लोग मौजूद थे। सुबह 9 बजे तक सोचिए 60 लाख लोग आस्था की डुबकी लगा चुके थे। महाकुंभ के पहले दिन सब कुछ शानदार तरीके से हुआ। यूपी के साथ ही बाहर से आए लोग भी योगी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं। योगी आदित्यनाथ की तारीफ में लोग कसीदे पढ़ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आखिर योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ की तैयारियों को लेकर 100 में से कितने नंबर दिए जाएंगे। तो सुनिए जरा, लोग योगी को 100 में से कितने नंबर दे रहे हैं महाकुंभ पर। उनके लिए तो नंबर भी कम है। इससे ज्यादा एक संत तो एक अपने पूज्य गुरुदेव महाराज को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो उनके लिए तो नंबर भी कम है। एक सुर में, एक आवाज में सब यही बोलेंगे, पूरे 100 में से 100 नंबर पूज्य महाराज को दिए जाते हैं। भैया बड़ा आनंद आ रहा, महाकुंभ ना स्वर्ग उतर रहा, इंद्रासन के ना वो यहाँ है। और जो योगी की सरकार में और बीजेपी ने जो दिखाया है, कांग्रेस ने दिखाती हमें कब इतना आनंद आ रहा है। भारत के इतिहास की बात बता रहा हूँ, भारत के इतिहास में ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं हुई। मेरा बस चले तो मैं 1000% दूं। हाँ, ऐसी व्यवस्था और ऐसे इनको देख के बाकी अन्य जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री उनको थोड़ी थोड़ी शर्म आना चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लगी हैं। हम योगी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनको 101% हम नंबर जरूर देंगे। ये सरकार बहुत खुश कर दिया है सबको, मन बहुत हम लोग खुश हैं। हम लोग को दिक्कत कोई परेशानी, आयोजित में खाना होना, चाय पानी सब फ्री। हम लोग सूरत से, हमारा मोदी हमारा जोगी है तो हम लोग है। अगर 100 का है तो 100, 200 में है तो 200, 500 का है तो 500। जो नंबर है पूरा नंबर देना चाहिए। और साफ सफाई भी
बराबर चल रही है यहाँ पर। व्यवस्था और किधर भी नहीं मिलेगी। जैसे अपना घर खुद का घर रहता है उस घर में भी इतना साफ सफाई नहीं रखते, उतनी साफ सफाई यही मेले में है। 100 में से कितना नंबर देंगे? 100 में से 100% उनको नंबर देंगे। बहुत बढ़िया है, सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और बाबा को 120 देंगे। 100 में से 120 नहीं 120 ही देंगे। इतना सुंदर व्यवस्था देखिए, मेरे तो जीवन धन्य हो गया। मैं पहला कुंभ अटेंड कर रही हूँ और कल्पवास भी पहला कर रही हूँ। यही कुंभ में मैं तृप्त हो गई हूँ। आइए, तो आपने लोगों को सुना, लोग योगी की तारीफ कर रहे हैं। कोई 100 में 150 नंबर दे रहा है, कोई 200 नंबर दे रहा है। ये ऐसा ही नहीं दे रहे। दरअसल महाकुंभ से यूपी भी मालामाल होने वाला है। देखिए जरा कितना पैसा बरस रहा है यूपी में। ये जो पैसों की बारिश आप देख रहे हैं, 2025 महाकुंभ का धार्मिक के साथ ही आर्थिक महत्व भी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था महाकुंभ मेले से बदल जाएगी। महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और यह संख्या अमेरिका और रूस की कुल आबादी से ज्यादा है। राज्य सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, यानी 7,000 करोड़ महाकुंभ पर खर्च हुए। महाकुंभ से यूपी के खजाने में लेकिन भारी बढ़ोतरी होने वाली है। अंदाजा है कि महाकुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए की आय का अनुमान है। अगर यहां आने वाला हर श्रद्धालु औसतन 5,000 रुपए भी खर्च करता है तो इस आयोजन से कुल 2 लाख करोड़ रुपए कमाई हो सकती है। हालांकि प्रति व्यक्ति खर्च 10,000 रुपए तक जा सकता है और अगर ऐसा हो गया तो 2 नहीं 4 लाख करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। इससे राज्य की जीडीपी का 1% तक बढ़ जाएगा। उसमें खाद्य पदार्थ, पानी, बिस्किट, जूस का कारोबार 20,000 करोड़ रुपए का है। साथ ही धार्मिक वस्त्र, तेल, दीपक, गंगाजल, मूर्तियां, अगरबत्तियां 20,000 करोड़ की। ट्रांसपोर्ट, माल ढुलाई और टैक्सी सेवा से 10,000 करोड़ की कमाई होगी। पर्यटन सेवाओं से भी 10,000 करोड़ रुपए की आय की संभावना है। मनोरंजन, विज्ञापन, प्रचार से भी 10,000 करोड़ रुपए की आय की संभावना है। अस्थायी चिकित्सा शिविरों, आयुर्वेदिक उत्पादों और दवा से 3,000 करोड़। ई टिकटिंग, डिजिटल भुगतान और मोबाइल चार्जिंग से 1,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। ये कुल मिलाकर मोटा माने जा रहा है कि 2 लाख करोड़ की कमाई हो सकती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अब सियासतदान महाकुंभ पर। कुछ को अच्छा लग रहा है, कुछ के गले नहीं उतर रहा है। सुनिए। धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को। कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई महीनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। उनको इतने बड़े पूरे संसार के समागम जिसमें पूरे विश्व से और खुद भारतवर्ष से करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी आस्था का इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता। इसी कारण से इन लोगों की दुर्दशा हुई है जिसको लोग भुगत रहे हैं। आज पूरे भारत में 80 करोड़ नागरिकों को उनके घर में मुफ्त में अनाज मिल रहा है और उस अनाज को पकाने के लिए उज्ज्वला गैस के कनेक्शन भी है। आज तो लोगों को घर भी मिला है, वरना पिछली सरकारों ने तो पक्की छत तक नसीब करना नहीं सोचा था। अखिलेश यादव जी आज रोजी और रोटी की बात कर रहे हैं, ये बेरोजगारी भत्ता बांटा करते थे और मजहब तुष्टीकरण करना इनकी पार्टी की राजनीति का एकमात्र उद्देश्य था। कैसे मजहबी तुष्टीकरण के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करते थे। मजहबी तुष्टीकरण के लिए सनातन को अपमानित करने के लिए भी कोई कोरकसर नहीं छोड़ते थे। और आज इन्हें जब अध्यात्म की चमक पूरी दुनिया में फैलती हुई दिख रही है, आज हिंदू सनातन की महक पूरी दुनिया में दिख रही है, तो इनको पीड़ा हो रही है। अब देखिए, एक तरफ योगी योगी हो रहा है तो दूसरी तरफ महाकुंभ में एक नया बवाल शुरू हो गया। महाकुंभ में दरअसल एक पंडाल में मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगा दी गई है। ये महाकुंभ में लगी हुई प्रतिमा है। बताया जा रहा है 3 फीट की प्रतिमा है और उनकी प्रतिमा पर लोग आ रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन्हें। अब इस पर बवाल हो गया है कि महाकुंभ में मुलायम सिंह जी की तस्वीर क्यों लगी है। लेकिन आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। मुलायम सिंह यादव 2007 में जब कुंभ हुआ था उस वक्त संगम पहुंचे थे। संगम तट पर पहुंचकर मुलायम सिंह यादव ने डुबकी लगाई थी। ये 2007 की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। कुंभ में आए
सारे साधु संतों पर भी है। और कुंभ में हमारे एक साथी ने नेताजी की मूर्ति लगाई है, तो करोड़ों लोगों की आस्था नेताजी पर भी है। हमारे जैसे करोड़ों लोग नेताजी को सामाजिक संत मानते हैं, तो ना तो सामाजिक संत पर राजनीति होनी चाहिए, ना संतों पर होनी चाहिए, ना कुंभ पे होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या उनसे जुड़े लोग कुंभ जैसी आस्था वाली चीज पर भी राजनीति कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। संत अगर कोई चीज कह रहे हैं तो मेरा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और कोई अगर अपनी कोई फोटो लगाया है तो उस पर भी मेरी कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं है। अच्छा होता है कि इस प्रकार के विवादित विषय न खड़े हों। ये कुंभ का पर्व पूरे प्रदेश के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। अतिथि देव भव के भाव से हम सब लोग भरे हुए हैं, और जो भी कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं उन सबका स्वागत है। उन सबका जो मन के अंदर मनोकामनाएं लेकर के आ रहे हैं, भगवान तीर्थराज प्रयाग उसे पूरा करें। और ऐसी मान्यता भी है कि आज से समस्त देवी देवता तीर्थराज प्रयाग में विराजमान हो जाते हैं, तो लोगों के जो मनोरथ होते हैं वो सिद्ध होते हैं। तो ये एक बवाल महाकुंभ में, लेकिन महाकुंभ की एक और तस्वीर देश के लोगों के साथ साथ देखिए विदेशी भी पहुंचे थे। कल मैंने आपको बताया था विदेशी भक्त पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने संगम में डुबकी लगाई है। अलग अलग देशों से आए, बताया जा रहा है 15-20 देशों से विदेशी आए हैं जो संगम तट पर डुबकी लगा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, ये स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ रहे, उनकी पत्नी है। इनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। ये आज पहुंची लॉरेल, अपने गुरु के पास पहुंची और गुरु का अभिषेक किया है लॉरेल ने। देखिए जरा दुनिया में किस किस हिस्से से दुनिया के महाकुंभ में लोग पहुंचे। बताया जा रहा है 20 देशों से आए हैं, अमेरिका से भी भक्त पहुंचे, ब्राजील से लोग आए हैं, स्पेन से पहुंचे हैं लोग, पुर्तगाल से महाकुंभ में आए, रूस से भी बहुत से लोग पहुंचे, यूक्रेन के लोग हैं, जर्मनी के सिटीजन्स हैं, ब्रिटेन के रहने वाले लोग महाकुंभ में पहुंचे, ऑस्ट्रेलियाई भी बताए जा रहे हैं जो पहुंचे, न्यूजीलैंड के रहने वाले महाकुंभ में पहुंचे, जापान के लोग भी डुबकी लगाने आए, इटली से भी भक्त पहुंचे हैं, स्विट्जरलैंड शामिल है, साउथ अफ्रीका से भी लोग पहुंचे, बेल्जियम से लोग आए, पोलैंड से लोग आए हैं। ये सारे वो देश जहां से लोग आए। अब आपको बताऊं कि विदेशियों को यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि महाकुंभ इतना भव्य, इतना बड़ा और करोड़ों लोग महाकुंभ में आ जाते हैं बिना बुलावे के। कैसे? इतिहास का एक वाकया आपको बताता हूं। महाकुंभ के पहले दिन दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचे, 20 से ज्यादा देशों के श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। महाकुंभ के बाद विदेशी बोल रहे हैं आई लव इंडिया। विदेशी श्रद्धालु खुद को भाग्यशाली बता रहे हैं। 1942 का वाकया है जब अंग्रेज वायसराय लिन लिथगो कुंभ देखने पहुंचे थे। उस वक्त उनके साथ मदन मोहन मालवीय साहब थे। लाखों लोगों की भीड़ संगम तट पर उस वक्त डुबकी लगा रही थी। इसे देखकर अंग्रेज वायसराय ने, गवर्नर ने बेहद हैरानी से पूछा। उन्होंने कहा इतने लोगों को कुंभ में न्योता देना तो खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता होगा, साथ ही लोगों तक न्योता पहुंचाने में भी बहुत से लोग लगते होंगे जो आमंत्रण और इनविटेशन देने पहुंच रहे हैं। इस पर मालवीय जी ने कहा सिर्फ 2 पैसे लगते हैं। अंग्रेज वायसराय को इस पर विश्वास नहीं हुआ। कैसे? फिर मालवीय जी ने जेब से एक लंबा सा पंचांग निकाला। अंग्रेज अफसर से कहा ये 2 पैसे का पंचांग है, इसमें लिखा है कुंभ कब है और स्नान कब और कहां है। लोग खुद उस तारीख पर गंगा स्नान करने निकल पड़ते हैं। दरअसल महाकुंभ का रहस्य विदेशियों को आकर्षित करता रहा है और कुंभ के अमृत की जिज्ञासा, अमरता की खोज उन्हें खींच लाती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए उन विदेशियों को जो 20 अलग अलग दुनिया के देशों से संगम पहुंचे। ओम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ओम हरि अनंत हरि कथानंत गाई सुनाई बाहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय। हर हर महादेव। जय श्री राम। आदित्य
योगीनाथ जी को शुक्रिया धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे हमारा व्यवस्था और बहुत साफ सफाई है और सारा जितना भी हम लोग 20 लोग आए हुए सारे खुश है और मोदी जी को भी हम लोगों को सबको सैल्यूट है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी व्यवस्था के लिए सरकार को और सबको? सरकार को मतलब अनक्रेडिबल है क्योंकि हम रोज यही बातें हो रही है कि सुरक्षा, क्लीननेस और इतने मिलियंस पॉपुलेशन, मतलब हमारा देश में जो पॉपुलेशन है और यहाँ का अनक्रेडिबल ये चीजें है। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी, उनकी आदेश से, उनकी दृष्टि से, उनका कमिटमेंट है और हमारे ऑनरेबल श्री योगी जी, इन दोनों की भक्ति की शक्ति से जो व्यवस्था यहाँ पे है, कोई सोच नहीं सकते हैं कि एक ड्राई रिवर बेड जहाँ कुछ है नहीं, जहाँ जल होता है, इतना बड़ा बड़ा क्षेत्र खड़ी कर दिया, एक पूरा सिटी खड़ी कर दिया, भक्ति की सिटी, अध्यात्मता की सिटी, स्पिरिचुअल सिटी बनाया। ये सचमुच आस्था व्यवस्था का संगम है। महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंचे और महाकुंभ में आज देखिए जरा ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा कुंभ में लोग पहुंचे और कहावत है कुंभ में जो पहुंचा वो बिछड़ गया। आपने फिल्मों में देखा होगा कुंभ के बिछड़े हुए भाई मिल गए। आज कुंभ में ऐसा ही कुछ हुआ। कुंभ में थोड़े बहुत नहीं 4000 लोग बिछड़ गए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं, बाकायदा सेंटर बनाया गया है, मिसिंग सेंटर कुंभ में। तस्वीर दिखाई प्लीज। ये आप देख रहे हैं कंप्यूटरीकृत खोया पाया विभाग। आज कुंभ में 4000 लोग बिछड़ गए और उसके बाद लेकिन वहां बाकायदा तैयारियां की गई थी, वहां बाकायदा इंतजाम थे। कुंभ को लेकर कई फिल्मी डायलॉग भी हैं। आपने सुना होगा कुंभ में बिछड़े कभी नहीं मिल पाते, इस तरह की कहावत, या फिर कई साल बाद मिल जाते हैं। ये 30-40 साल पहले आम बात हुआ करती थी। तब सूचना तंत्र बहुत मजबूत नहीं होता था दरअसल, लेकिन अब AI का भी इस्तेमाल हो रहा है। महाकुंभ 2025 में खोया पाया केंद्र बनाया गया है और इस कंप्यूटराइज सेंटर पर लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। 1920 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया ऐसे लोगों के लिए। आज पहले दिन महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंचे, इसमें करीब 4000 लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। सोचिए जहां 1,65,00,000 लोग भक्त होंगे वहां लोग बिछड़ भी सकते हैं, लेकिन भीड़ इतनी थी कि पलक झपकते ही अपनों का साथ छूट गया। बाद में ऐसे बहुत से लोग खोया पाया केंद्र पहुंचे हैं। इसके तुरंत बाद वहां अनाउंसमेंट किया गया, ऐलान किया गया, ज्यादातर लोगों को उनके परिवारों से मिलवा दिया गया। उसके बाद आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए SSP क्या कह रहे हैं और DGP क्या कह रहे हैं। मैं निरीक्षण में था संगम घाट पर, तो ये ज्ञात हुआ कि एक बालिका वो भटक गई है और यहीं शहर क्षेत्र में किसी हॉस्टल में रहती है। उसके बाद मोबाइल फोन में नहीं था और भीगने के कारण वो ठंड से परेशान थी, तो उसकी मदद की गई है, उसके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। अब ठंड उसको लग रही थी तो अब ये तो मानवीय आधार पर किया गया है। तो सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई। जो हमने 5 लाख गाड़ियां लगाने की व्यवस्था की वो लगभग आज 60% वो भर गई थी और अभी भी रश संगम नोज पे चल रहा है। हमारे सारे अधिकारी वहाँ लगे हैं। हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी ड्रोन से कवरेज कराने की और अंडर वाटर वो भी ड्रोन्स हम लोगों ने प्रोक्योर किए थे। इन सभी तकनीकों का हम लोगों ने उपयोग जो पहली बार कर रहे थे किया है और इस कुंभ का जो भव्य और डिजिटल आयोजन हो रहा है, इन चीजों के कारण आम जनता को काफी सहूलियत मिली है। अब देखिए जरा, आज 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग सुबह पहुंच गए, तड़के सुबह लोग पहुंच गए और जैसे ही लोग वहां पहुंचे तो पहली बार में लगभग 2 लाख लोगों ने एक साथ संगम स्नान किया है। लेकिन यह संयोग 144 साल बाद आया है। सोचिए जरा, ये जो महाकुंभ है, जो एक बार इस महाकुंभ में गया या जिसको वो मौका मिला, वो उसके बाद जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता है। क्यों 144 साल बाद आया, ये मैं आपको बताऊंगा। कुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। यह करीब 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। हर 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है, 12 साल में पूर्ण कुंभ लगता है
और 12 पूर्ण कुंभ होने पर महाकुंभ का आयोजन होता है, यानी 12 गुणे 12। ऐसे में 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 144 साल बाद हो रहा है और इससे पहले महाकुंभ हुआ था 1881 में, 1881 में। और अगला महाकुंभ आज के बाद 2025 के बाद जो अगला होगा वो 2169 में होगा, 2169 में आयोजित होगा। यानी अभी जो लोग इस कुंभ में, महाकुंभ में जा रहे हैं, उनके जीवन काल में ये एक बार ही ये अवसर मिला है। इस वजह से प्रयागराज महाकुंभ बेहद खास है। आइए अब आपको लिए चलता हूं महाकुंभ, जहां एक संत रिपब्लिक भारत का माइक लेकर रिपोर्टिंग करने लगे। सुनिए जरा उन्हें। आप सबका रिपब्लिक भारत पर स्वागत है। हम इस वक्त प्रयागराज में आयोजित कुंभ 2025 में हैं। ढेर सारे लोग यहाँ श्रद्धालु आने रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम यही के हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? बताना चाहेंगे कि मोदी जी और योगी जी की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, कुछ और से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग प्रयागराज के ही हैं। तो कैसा लग रहा है इस आयोजन को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत है। हरे कृष्णा हर हर गंगे। कहाँ से आप सब? हम कोलकाता से आया। तो यहाँ क्या सोच के आई है कुंभ में? हर साल आते हैं। क्या आपकी इच्छा क्या है यहाँ आने की? कुछ नहीं, ऐसे ही आते हैं हम, हर कुंभ में जाते हैं। कुछ बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। स्नान वगैरह हो गया? स्नान सुबह करा, कल सुबह भी करेंगे, सुबह भी करेंगे। आज सुबह कुंभ स्नान करा। किसी तरह की कोई अव्यवस्था? बहुत बढ़िया सुविधा, पुलिस वाले ने पीस बहुत पकड़ से बात किया। योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, जय हो योगी जी जिंदाबाद। हरे कृष्णा। कैसे आप? हरे कृष्णा। सबसे पहले जय माँ गंगे सभी को। जय माँ गंगे। और बड़ी खुशी हुई कि मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु हैं, उनके मन में बस ये है जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। और योगी जी ने जो काम किया है ना, मतलब एक सनातन को इकट्ठा कर दिया, इतने लोगों का कुंभा आ रहा है, आज तक ऐसा मैंने पहली बार देखा है। सबसे अच्छी बात ये आपको दिख रही होगी कि बहुत ढेर सारी संख्या में यूथ आ रहे हैं। यूथ सबसे ज्यादा, आज तक पहले देखते थे बुजुर्ग आते थे, मगर आजकल युवाओं में इतना क्रेज है जितना बुजुर्गों में भी नहीं है। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा योगी जी का। आइए महाकुंभ से आपको लिए चलते हैं। एक और बड़ी खबर है आज की कि अमेरिका की आग बुझ नहीं रही है और वहां जो सितारे रहते हैं, बॉलीवुड स्टार्स, वो परेशान हैं। आग से सहम गए हैं सितारे। तस्वीर में आपको दिखाऊं, आग अभी भी लगी है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही। पिछले 7 दिन से, 1 हफ्ते से आग लगी है और सोचिए अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क ये आग बुझा नहीं पा रहा है। और देखिए जहां की आग बुझ गई है, उन घरों को या उन इलाकों का हाल देखिए जरा। सब कुछ जलकर खाक हो गया है, सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। हजारों घर बताए जा रहे हैं, बहुत महंगे घर हैं। 24 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इसमें। ये जो आप एरियल व्यू देख रहे हैं, यहां से वहां तक आपको नजर जा रही है, ये सब घर बने हुए पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। देखिए जरा, एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन का घर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है पेरिस हिल्टन का घर जो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। इस तरह के बहुत से एक्टर्स हैं जो इस आग की चपेट में आए, उनका घर खत्म और बर्बाद हो गया। और इसी तरह एक एक्टर है जिसकी जान चली गई है आग लगने से। ये वो लोग हैं जिनकी जान गई है। एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर जो कैलिफोर्निया में रहते थे, उनकी मौत हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में इतिहास की सबसे भीषण आग लगी है। कैलिफोर्निया में लगी ये आग 7 दिन में बुझी नहीं है और अब आग से भारत के बड़े बड़े फिल्मी स्टार भी कांप उठे हैं। प्रियंका चोपड़ा से लेकर प्रीति जिंटा जैसे सितारे अमेरिका में ही हैं। वो आग के मंजर को देखकर डरे हैं क्योंकि आग से एक फिल्मी एक्टर की मौत हो गई है और कई बड़े बड़े सितारों के घर खाक हो गए। अमेरिका इंतजाम हर स्तर पर कर रहा है, लेकिन न आग बुझ रही है और न तबाही कम हो रही है। अब देखिए जरा, बॉलीवुड के सितारे जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, जिनके घर हैं, वो बहुत परेशान हैं। देखिए स्टार्स क्या क्या कह रहे हैं। सिर्फ प्रियंका और प्रीति जिंटा ही नहीं, और भी बहुत से सितारे हैं जो कैलिफोर्निया में रहते हैं और उनके घर देखिए जरा, जल गए, पूरी तरह से फूक गए, तबाह और बर्बाद हो गए। दोनों तरफ आपको नजर आ रहे हैं।
ये एक्टर्स है वो जिनके घर वहां हैं। प्रियंका चोपड़ा पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस का घर लॉस एंजलिस में। प्रियंका ने खुद खौफनाक आग का वीडियो शेयर किया, कहा घर से जंगल में लगी आग का खौफनाक मंजर दिखा है, उम्मीद है यह आग जल्द बुझेगी और लोग सुरक्षित निकलेंगे। प्रियंका चोपड़ा आग के बाद शहर से दूर चली गई। प्रीति जिंटा भी वहीं रहती हैं। 2016 से प्रीति जिंटा लॉस एंजलिस में। भीषण आग से ये बॉलीवुड एक्टर भी सहम उठी है। प्रीति ने फैंस को बताया कि वो सुरक्षित है, लेकिन शहर की हालत देखकर बहुत परेशान है। कहा सोचा नहीं था लॉस एंजलिस में ऐसा दिन देखूंगी, डर सता रहा है कि हवा शांत नहीं हुई तो आखिर क्या होगा। सनी लियोनी का भी लॉस एंजलिस में आशियाना है। 2020 में जब भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था तो सनी परिवार के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी। सनी फिलहाल अमेरिका में नहीं है, पर अपने घर और पड़ोसियों के लिए परेशान है। नोरा फतेही लॉस एंजलिस में जब भीषण आग लगी तो नोरा उस वक्त वहीं थी। उन्हें 5 मिनट के अंदर होटल खाली करने के लिए कहा गया और अपनी टीम के साथ वो फौरन निकली और अपनी जान बचाई है। नोरा ने कहा कि इतना डरावना मंजर पहले कभी नहीं देखा है। अपने बेटे के लिए अनिल कपूर ने कैलिफोर्निया में घर खरीदा है। अनिल कपूर भी अमेरिका जाने पर वहीं रुकते हैं। अनिल और उनके बेटे अभी अमेरिका में नहीं है। उन्हें भी चिंता है कि अगर आग घर में ना लग जाए। जॉन अब्राहम का घर भी लॉस एंजलिस में ही है और बियोंसे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसी हस्तियां भी, उनका घर भी है। भीषण आग में अब तक वो लोग महफूज हैं, लेकिन जिस तरह से आग बेकाबू है उससे जॉन अब्राहम जरूर परेशान है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और एक्टर्स भी हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊं, बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड के एक्टर्स जिनका घर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। ये ऑस्ट्रेलियन एक्टर आप देख रहे हैं, इनका घर। इसके अलावा एक और तस्वीर में दिखाऊं, पेरिस हिल्टन है, स्टीवन स्पीलबर्ग है। ये सारे लोग जिनके घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। देखिए क्या कह रहे हैं इस वक्त, इनको भी इल्म नहीं था कि ये हालात पैदा हो सकते हैं। भीषण आग ने कई सितारों के घर खाक कर दिए। ये ऑस्ट्रेलियन एक्टर हैं रोरी साइक्स, ऑस्ट्रेलिया के टीवी एक्टर हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक्टर का घर में आग लगी और जलकर इनकी मौत हो गई। बाल कलाकार के तौर पर मशहूर हुए रोरी 32 साल के थे। जंगल की आग में पेरिस हिल्टन का घर भी खाक हो गया है। हिल्टन का आलीशान घर 72 करोड़ रुपए का था। हिल्टन ने खुद जले हुए घर का वीडियो जारी किया और कहा मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए अपने घर की हालत देखकर। हिल्टन अब 1 करोड़ के किराए के घर में रह रही है फिलहाल। ऑस्कर विजेता एक्टर का घर भी खाक हो गया है। बताया यह जा रहा है कि 50 करोड़ का उनका घर था। जब आग लगी तो गिब्सन एक रिकॉर्डिंग में थे उस वक्त। बाद में कहा लगता है हमारे नेता सो रहे हैं इसलिए आग बढ़ती जा रही है, आग बुझ नहीं रही है। स्टीवन स्पीलबर्ग जुरासिक पार्क के फिल्म डायरेक्टर का घर भी जल गया है। लॉस एंजलिस में करीब 100 करोड़ का इनका घर था और घर का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया है। हालांकि स्पीलबर्ग वहां नहीं थे इसलिए वो बच गए हैं। तो ये हालात है आग से। वहां आग बुझाने की कोशिशें हो रही है लेकिन आग बुझ क्यों नहीं रही है, सवाल ये है। लोग कह रहे हैं दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनता है, दुनिया के हथियार बना लिए लेकिन आग नहीं बुझा पा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर आग बुझेगी कैसे, क्या तरीका है आग बुझाने का। ये जो आप लाल पाउडर देख रहे हैं ये क्या है आपको बताता हूं, और आखिर इससे भी आग क्यों नहीं बुझ रही है, कौन से तरीके अपनाएं जिससे आग नहीं बुझ रही है। अमेरिका में आग बुझाने के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद विमान से आग बुझाने के तरीके से। लॉस एंजलिस के आग प्रभावित इलाकों में विमान एक गुलाबी रंग का धुआं उड़ा रहा है। दरअसल यह धुआं नहीं है बल्कि गुलाबी रंग का एक तरल पदार्थ है। यह लिक्विड फायर रिटार्डेंट यानी एक तरह का अग्निरोधी है। यह कई केमिकल और उर्वरकों का मिश्रण होता है जिसमें सबसे बड़ी मात्रा अमोनियम फॉस्फेट की है। यह द्रव आग के लिए सहायक ऑक्सीजन रोक देता है, यानी आग तब ज्यादा बढ़ती है जब उसे ऑक्सीजन मिलती है। यह पदार्थ जब गिरता है तो ऑक्सीजन वहां खत्म कर देता है और आग बुझ जाती है। इसलिए आग का फैलना रुकता है और आग बुझने लगती है। जहां आग लगी है वो इलाका समंदर से ज्यादा दूर नहीं है आपको बताऊं, फिर भी समंदर के पानी से आग क्यों नहीं बुझाई जा रही। दरअसल समंदर का पानी बहुत नमकीन होता है इसलिए कई बार फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। आग बुझाने में समंदर का पानी इस्तेमाल किया जाए तो वाटर पंप जैसे जरूरी उपकरण ठप पड़ सकते हैं। अग्निशमन कर्मचारियों के लिए भी यह खतरनाक हो सकता है। समंदर का नमकीन पानी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। पानी में मिला नमक जमीन को बंजर बना सकता है,
इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग को लेकर हम अमेरिका की मदद को तैयार हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग बहुत ही भयावह है। हमारे फायर फाइटर इसमें मदद करने के लिए तैयार हैं। हम 150 यूक्रेनी फायर फाइटर को अमेरिका भेजना चाहते हैं। और आइए ऑस्ट्रेलिया से अब आगे बढ़ते हैं। आपने सुना ज़ेलेंस्की क्या कह रहे थे। अमेरिका से बात करते हैं। बांग्लादेश और भारत बॉर्डर पर टेंशन हाई है। बॉर्डर पर आखिर तनाव क्यों बढ़ा हुआ है, यह आपको बताऊं। अब तनाव इस कदर बढ़ गया है कि दोनों मुल्कों ने उनके एम्बेसडर को तलब कर लिया। आज हाई कमिश्नर को तलब किया गया। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए जरा। तमिलनाडु में 31 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं जो घुसपैठ करके घुसे थे और काम कर रहे थे छिपकर, उन्हें पकड़ा गया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, 31 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बॉर्डर पर लिए चलूं। बॉर्डर पर जो फेंसिंग हुई है, बाड़ेबंदी, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच जो आप देख रहे हैं, ये तारे लगी है, फेंसिंग हुई है, बाड़ेबंदी हुई है। ऐसी ही फेंसिंग जिस हिस्से में नहीं हुई है वहां हो रही थी। देखिए बॉर्डर पर बाड़ेबंदी का काम चल रहा है। यहां जिस वक्त काम चल रहा था, इस काम के दौरान बांग्लादेशी बॉर्डर पुलिस फोर्स पहुंच गई और उन्होंने इस काम को रोका है कि यह काम नहीं होने देंगे। आपने ये आप देख रहे हैं बीएसएफ के जवान हैं, जहां फेंसिंग हो रही है, बाड़ेबंदी हो रही है क्योंकि घुसपैठ रोकी जा सके, बांग्लादेश से कोई ऐसे ही ना घुसाए, इसलिए बाड़े लगा रहे थे। और वहां बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स आ गई, उन्होंने उसे रोक दिया। और जब देखिए रोका तो आपको बताऊं, उस वक्त वहां जो भारतीय थे वो भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। उन्होंने विरोध दर्ज कराया है कि कैसे बांग्लादेश की फोर्स रोक सकती है। उनसे मिले। भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर पर टेंशन हाई है। सीमा पर बाड़ेबंदी को लेकर भारत बांग्लादेश आमने सामने आ गए हैं। भारत की बाड़ेबंदी का बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड ने विरोध किया तो बंगाल के स्थानीय लोग ही उनको जवाब देने के लिए मैदान में उतर आए। बांग्लादेश सीमा पर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। भारत के सेनाध्यक्ष ने बांग्लादेश को कड़ा जवाब दिया, कहा हम बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार से ही बात करेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान उनके सेना प्रमुख के संपर्क में था, लेकिन अब हम बांग्लादेश के साथ संबंधों के बारे में तभी बात कर सकते हैं जब वहां चुनी हुई सरकार हो। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर बॉर्डर पर बवाल क्यों हो रहा है। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव क्यों है, वजह समझिए। टेंशन है दोनों देशों के सीमा पर। भारत क्या कर रहा है, सीमा पर फेंसिंग लगाने का काम कर रहा है। ये जो आप लोहे की जाल देख रहे हैं, ऐसे ही फेंसिंग लगाने का काम कर रहा है। बॉर्डर पर 5 जगहों पर कटीले तारों की बाड़ेबंदी की जा रही है, जिससे अवैध घुसपैठ, तस्करी, नकली नोटों का कारोबार रोका जाए, आतंकी गतिविधियों को रोका जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर के 3271 किलोमीटर पर पहले से बाड़ेबंदी कर रखी है। करीब 885 किलोमीटर बचा है जो खुला है, जिसमें बाड़ेबंदी नहीं है। इसी के जरिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में घुसपैठ करते हैं। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने भारत की बाड़ेबंदी पर आपत्ति जताई, भारत के उच्चायुक्त को बुलाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार ने कहा है, बॉर्डर से 150 गज के अंदर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। यानी ये अगर दोनों तरफ फेंसिंग है, दोनों के बीच में दायरा होता है 150 गज, और इस दायरे में निर्माण नहीं हो सकता, यह बांग्लादेश का कहना है। यानी 150 गज के भीतर रक्षा से जुड़ा कोई काम नहीं किया जा सकता है। भारत ने 2010 से 2023 के बीच 160 स्थानों पर बाढ़ का निर्माण किया। इसको लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।
शेख हसीना के राज में भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हुआ करते थे। भारत बांग्लादेश को विश्वास में लेकर बाड़ेबंदी उस वक्त कर रहा था, वही अभी भी चल रहा था। अब भारत अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए तार लगा रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने बीएसएफ को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड का विरोध किया। बांग्लादेश की आपत्ति के बाद भारत सरकार एक्शन में आ गई। भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब कर लिया है और भारत ने कहा बाड़ेबंदी के लिए सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। बॉर्डर को क्राइम फ्री बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। सुरक्षा के तकनीकी उपकरणों का भी इस्तेमाल कर रहा है भारत। लेकिन देखिए जरा, दोनों की सीमाएं कहां कहां से मिलती हैं, जिसमें से लगभग 885 किलोमीटर का जो इलाका है वहां बाड़ेबंदी नहीं हुई है। यह आप देख रहे हैं, बीच में बांग्लादेश है, बांग्लादेश के एक तरफ असम है, 262 किलोमीटर की सीमा है, मिजोरम है 318 किलोमीटर की सीमा, त्रिपुरा की बांग्लादेश से सीमा लगती है 856 किलोमीटर की, मेघालय की 443 और पश्चिम बंगाल की 2217। यह लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा है। इसमें 885 किलोमीटर की सीमा पर फेंसिंग यानी बाड़ेबंदी नहीं है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर और कुणाल घोष। Ensuring a crime-free border. हम सीमा पर सुरक्षा के लिए फेंसिंग कर रहे हैं। अपराधियों और तस्करों को रोकने के लिए भी ऐसा किया जा रहा है। फेंसिंग को लेकर बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड एक दूसरे के संपर्क में हैं। हम चाहते हैं अपराध को रोकने के लिए सहयोग वाला रवैया होना चाहिए। प्रैक्टिकल बात यह है कि ये जो बांग्लादेश बॉर्डर है, ये फेंसिंग और अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत पहले से ही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए था। अब देखिए त्रिपुरा में प्रॉब्लम हो रहा है, अब देखिए असम बॉर्डर में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो प्रॉपरली बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। वो लोग तो कुछ भी नहीं कर रहा है और वहाँ पर जो इंसिडेंट हो रहा है, जो वहाँ पर जो विलेजेस है वो तो स्टेट का विलेजेस है, वो तो हम लोगों का संभालना पड़ते हैं, स्टेट को संभालना पड़ता है और फेलियर है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अब आपको दिखाऊं कि बांग्लादेश सीमा पर लड़ रहा है और सीमा के अंदर अपने देश में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। देखिए जरा, बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की हत्या कर दी गई, 2 हिंदू व्यापारी जिनकी हत्या की गई है बांग्लादेश में। ये उस हिंदू व्यापारी का शव है जिसकी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए, हिंदुओं के घर भी जला दिए गए। 6 से 7 घरों में आग लगा दी गई है बांग्लादेश में। मोहम्मद इमरान हुसैन सिराजी, यहाँ पर एक भी हिंदू नहीं रहेगा। 56,000 स्क्वायर माइल्स के इलाके में एक भी हिंदू नहीं रहेगा। हम उनको यहाँ नहीं रहने देंगे। और दूसरी तरफ देखिए, भारत में भी इसका विरोध हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने आज प्रोटेस्ट किया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने आज प्रदर्शन किया है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ। आज की एक और खबर है, आपको दिखाता हूं। दरगाह पर बुलडोजर चला है। गुजरात की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल का बुलडोजर गरजा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। दरगाह बताया जा रहा है अवैध कब्जा कर जमीन पर बनाई गई थी। आइए आपको बताऊं कि आखिर क्यों इस दरगाह पर चला है बुलडोजर। गुजरात के अंदर बुलडोजर एक्शन जारी है। पिछले कई दिनों से द्वारका में बुलडोजर गरज रहा है। यहां हजरत पंज पीर की दरगाह पर बुलडोजर चला।
द्वारका जिले में बनी हजरत पंज पीर की दरगाह को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है और बताया जा रहा है पहले कुछ लोग दरगाह गिराने का विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने जब उन्हें बताया कि अवैध जमीन पर बनी है तो लोग मान गए। प्रशासन अब तक करीब 200 घरों को गिरा चुका है। हजारों वर्ग मीटर सरकारी जमीन को खाली करवाया गया है। गुजरात सरकार के मुताबिक कब्जे की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर परेशानी खड़ी हो रही थी और जिसके चलते ऐसी कार्रवाई की जा रही है। आइए सुनवाता हूं, सुनिए जरा एसपी द्वारका क्या कह रहे हैं। जो है बेट द्वारका डिमोलिशन का तीसरा दिन चल रहा है। 3 दिन में कायदे से प्रक्रिया करके जो भी इलीगल स्ट्रक्चर्स है उनका जो डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। बेट द्वारका और साथ ही साथ जो ओखा विस्तार है वहां पर भी डिमोलिशन हटाने की कार्रवाई चल रही है। और आइए अब आपको लिए चलता हूं जम्मू कश्मीर, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और क्या बर्फ पिघल रही है, यानी उमर अब्दुल्ला और पीएम मोदी के बीच। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिस जगह पर 20 अक्टूबर को आतंकी हमला हुआ था। एक निर्माण कार्य हो रहा था, आतंकी हमला हुआ था, आतंकियों ने मजदूरों की हत्या की थी, मजदूरों को गोली मारी थी। प्रधानमंत्री मोदी आज वहां पहुंचे। अगली तस्वीर देखिए जरा। गांदरबल में उसी सुरंग का निर्माण पूरा हो गया। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया जहां आतंकियों ने हमला किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरंग का उद्घाटन किया, उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी थे। अगली तस्वीर देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस सुरंग से गुजरे। लगभग 6 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यह सुरंग है जो लेह से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस सुरंग के अंदर देख रहे हैं आप। और अगली तस्वीर देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों से मिले, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई जो लोग इस सुरंग के निर्माण में लगे हुए थे। यह कड़ाके की सर्दी में सियासी गर्मी की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर में सियासी रिश्तों की बर्फ पिघल रही है। मोदी एक कदम चल रहे हैं तो उमर 2 कदम दौड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में प्रधानमंत्री ने एक टनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम के लिए जो कहा उससे बहुत कुछ समझा जा सकता है। दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। ये पहली बार नहीं है जब उमर ने उनके लिए ऐसी बातें की हों। उमर जब से सत्ता में लौटे हैं ऐसी ही बातें कर रहे हैं, जिसका मतलब है दिल से नहीं दिल्ली से भी दूरी कम हुई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह दिया जब उन्होंने कहा कि मैं वादा निभाता हूं, सही समय पर उसे पूरा करता हूं। ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। अब देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पहुंचे, क्या कहा उन्होंने ऐसा जिस पर उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम ने गांदरबल में सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग को जेड मोल टनल के नाम से जानते हैं। देखिए ऊपर लिखा है जेड मोल टनल। यह श्रीनगर लेह हाईवे पर बना है जो श्रीनगर से सोनमर्ग को जोड़ेगा और जेड मोल टनल की लंबाई 6.4 किलोमीटर है जो सभी मौसम में चालू रहेगी। यानी बर्फबारी का असर यातायात पर नहीं पड़ेगा। मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच अब साल भर कनेक्टिविटी होगी। लेकिन इस मौके पर एक बड़ी सियासी तस्वीर भी नजर आई जो इंडिया अलायंस को कभी पसंद नहीं आएगी। मोदी उमर के बीच गजब की बॉन्डिंग दिखी है। उद्घाटन के बाद पीएम ने जनता को संबोधित किया है, कहा आज हमने इस इलाके की बड़ी डिमांड पूरी की है। यह टनल जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बहुत पुरानी डिमांड है, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो कहा उसके बड़े सियासी मायने हैं। कहा आप पक्का मानिए ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है, इसलिए सभी सही काम होने वाला है अभी।
यहां बर्फ की चादर से ढकी पहाड़ियां देखकर दिल खुश हो जाता है। यहां आता हूं तो बरसों पहले के दिन याद आने लगते हैं जब मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता था, यहां अक्सर आता था। अब उमर अब्दुल्ला की बारी थी। मोदी का भाषण एक तरह से उमर को आश्वासन था, और यह आश्वासन राज्य के दर्जे की मांग को लेकर था, क्योंकि उमर ने प्रधानमंत्री के सामने इसकी मांग रखी थी। उमर ने कहा था प्रधानमंत्री ने जो कहा वो किया, जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव कराए, केवल दिल से नहीं दिल्ली से भी दूरी कम कर दी है। पीएम की वजह से राज्य के विकास को नई दिशा मिली है। केवल 15 दिन के अंदर ही यह उनका दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले उन्होंने जम्मू को रेल डिवीजन से नवाजा, आज उन्होंने एक टनल का उद्घाटन किया है। आगे कहा मौसम में ठंड हो सकती है लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं है। उम्मीद है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी मांग पूरी होगी, इस दर्जे की भी। सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी को और उमर अब्दुल्ला को। कश्मीर तो देश का मुकुट है, भारत का ताज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ताज और सुंदर हो, ये ताज और समृद्ध हो। सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है, और आप पक्का मानिए ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं, और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिदा करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे, और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब बात अरविंद केजरीवाल की। बुरे फंसे केजरीवाल दरअसल अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे, वहां उनका विरोध होने लगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, केजरीवाल पहुंचे और उनके खिलाफ वहां नारेबाजी शुरू हो गई। दूसरी तरफ केजरीवाल के एक और उम्मीदवार ओझा सर, जो कि पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, एक पेच फंस गया कि वो चुनाव तो यहां से लड़ रहे हैं लेकिन वोटर दिल्ली के नहीं थे। आज शाम तक वो मुश्किल उनकी आसान हुई है। ये अरविंद केजरीवाल की ताजा तस्वीर है। ये नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का इलाका है जहां से वो विधायक हैं, तीसरी बार मैदान में हैं। नई दिल्ली के ईस्ट किदवाई नगर पहुंचे केजरीवाल ने सोचा ना होगा कि दिल्ली में और वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसा विरोध होगा और उन्हें भागना पड़ेगा। तो सवाल यह कि क्या जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई कि ना तो वो अपने सचिवालय जा सकता है, ना सीएम ऑफिस में जा सकता है, तो वो एक भी दिन का सीएम नहीं बन सकता। केजरीवाल की मुश्किलें केवल सियासी नहीं, कैग मामले में आज हाईकोर्ट ने उनकी बखिया उधेड़ दी। चुनाव पर ताजा सर्वे भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रहा है। केजरीवाल हाय हाय कर रही है, क्यों कर रही है भाई? कोई अपने मुख्यमंत्री को हाय हाय करता क्या? तभी करता है जब उसके दिल में दर्द होता है कि 10 साल तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं पाकिस्तान में एक शाही शादी हुई जिसका वीडियो वायरल है। वहां नोटों की बारिश हो रही है। किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल है कि पाकिस्तान में शादी और वहां शादी में नोटों की बारिश। ये देखिए,
पाकिस्तान में शादी में उड़े करोड़ों नोट। आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से खबरों को रिकॉर्ड और समराइज करते हैं। पाकिस्तान में एक शादी में करोड़ों नोट उड़ाए गए। दावा यह है कि पंजाब के सियालकोट में एक शादी के दौरान 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए और विदेशी मुद्रा उड़ाई गई। बारात जैसे ही गांव से निकली तो दूल्हे के भाइयों और दोस्तों ने रास्ते में ही नोट उड़ाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और लोग सवाल कर रहे हैं, जहां लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, वहां इस तरीके की फिजूल खर्ची क्यों? तो ये था आपके लिए सरल अंदाज में खबरों की सटीक पेशकश गैलेक्सी AI की मदद से सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।